नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने ऐप स्टडी फॉर गोल्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग CGL के सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट भी ऐप में अपलोड कर दिए गए हैं और एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट भी आ गया है। तो हमारा टारगेट है कि इस मंथ हम लोग सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे और आपको सेक्शनल टेस्ट भी टाइम टू टाइम देते रहना है। बाकी मॉक भी आपके 3 अपलोड ऐप में हो चुके हैं, उनको भी आपको ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन वरी नहीं लेना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टॉपिक कवर अप होते जाएगा आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हैं तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता हूँ। वो आए या ना आए, आपको ज़रूर देते रहना है, ताकि एक आने वाले समय में आपके पास एक अच्छी खासी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो चलिए, आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और उनके एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क सोनेट 29 को पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर ने अपने लाइफ में 154 सोनेट्स को लिखा है, जिसमें सोनेट नंबर 29 वन ऑफ द बेस्ट सोनेट कहा जाता है, जो कि जिसके बारे में हमें CGL के सिलेबस में पढ़ना भी है। और आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज सोनेट के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि सोनेट्स जो हैं सो 14 लाइन की एक पोएम होती है, क्लियर। और शेक्सपियन सोनेट जो हैं सो शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं वो किसी न किसी को डेडिकेट किया गया है। लेकिन आपको इस सोनेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को माइंड में रखना है, ताकि इनसे बनने वाले प्रश्न आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओ। तो चलिए हम लोग पोएम को आज ध्यान से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर का पिक्चर को आप देख सकते हैं, उनके फ़ोटो को देख सकते हैं, और इनका डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता ही होगा, है ना। 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था, और अगर हम डेथ की बात करें तो 1664 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और सोनेट 29 को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अगर आप दूसरा नाम इनका जानना चाहेंगे, वेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन साइज। आपको अगर सोनेट 29 रहे या वेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आई रहे, तो दोनों अगर ऑप्शंस में आ जाते हैं तो सेकेंड नेम आपको इसको माइंड में रखना है, क्लियर। ये भी एक ऑप्शंस में आता है बाय विलियम शेक्सपियर। थोड़ा की फैक्ट देख लेते हैं। सोनेट 29 इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोनेट रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। बहुत ही फेमस सोनेट्स रहा है विलियम शेक्सपियर का, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स। मैंने जैसा बताया कि उन्होंने अपने लाइफ में 154 सोनेट्स लिखे हैं, और उन्हीं का एक पार्ट क्या है, ये सोनेट नंबर 29 है। सोनेट 29 फॉलो द ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म कंसिस्टिंग 14 लाइन। मैंने बताया कि सोनेट जितने भी हैं 14 लाइन के होते हैं, और एक राइमिंग स्कीम को फॉलो करता है। देखिए, राइमिंग स्कीम कर सकते हैं कि आप इजीली उसको पकड़ सकते हैं। कोई भी पोएम को आप अगर पढ़ोगे, उसके लास्ट वर्ड को आप देखना, लास्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर सेम होता है, वो लेटर हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं। जैसे डार्क अगर कहीं लिखा हुआ है तो डार्क है, उसके बाद दूसरा अगर फिर दूसरा वर्ड आ जा रहा है तो डार्क के साथ हम मार्क आ जाए तो डार्क और मार्क मिल रहा है, तो ए मेरा हो जाएगा डार्क। देखिए प्रोनाउंसिएशन करें, डार्क मार्क। बीट सीट, तो बीट और सीट का भी देखिए लास्ट वर्ड कैसे टीटी मिल रहा है। तो आपको राइमिंग स्कीम भी देखिएगा। अगर इस सोनेट 19 की बात करें तो शेक्सपियन सोनेट मैक्सिमम करके ए बी सी डी ई एफ और जी के फॉर्म में आता है। मतलब कि शेक्सपियन हैज़ यूज्ड आयम्बिक पेंटामीटर, है ना। अगर आयम्बिक पेंटामीटर की बात करें तो आप देखना कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लाइनें रहती हैं। और पीजीटी वाले को लेकर के खास करके जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बहुत ही डीपली इनको पढ़ना पड़ता है ना। तो अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि शेक्सपियन सोनेट का राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप थोड़ा इसको याद कर लोगे। ए बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि बहुत सारे पोएम्स दिए हुए नहीं हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि इसको आप अपने माइंड में रखोगे, क्लियर। और दोस्तों, अगर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि शेक्सपियर हैज़ यूज आयम्बिक पेंटामीटर। किस पेंटामीटर? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे हैं। और शेक्सपियर सोनेट्स है 3 क्वार्टन। 3 क्वार्टन में कह सकते हैं कि 4 लाइन होता है। एक क्वार्टन में कितने होते हैं? 4 लाइन होते हैं। तो इसमें 14 लाइन है तो 3 क्वार्टन हो गए, मतलब 3 = 4 कर देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गए। और 2 लाइन आपका कपलेट मतलब यहाँ पे जो कपलेट है, कपल मतलब 2, तो ये हमारे 14 लाइन के हो गए। तो थोड़ा बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर।
और बाकी मैं जब और भी पोएम्स को पढ़ाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐम्बिक पेंटामीटर से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें को डिटेल में डिस्क्राइब कर दूँ। लेकिन अगर आप इतनी चीज़ को जानते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। क्लियर ना? आपको जैसे 2-3 क्वेश्चन यहीं पे बन गए कि राइमिंग स्कीम क्या है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्वाट्रेन और कपलेट क्या होता है, तो क्वाट्रेन 4 लाइन की होती है और कपलेट उसमें 2। तो एक सोनेट कितने लाइन की पोएम होती है, तो 14 लाइन की होती है। क्लियर? चलिए अब हम लोग थोड़ा पोएम को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिएगा कि पोएम आप जितने लोग पढ़ाएंगे उतने तरीके से पढ़ाया जाता है और पोएम के देर डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं ना। आप अगर पोएम को अपने हिसाब से पढ़ोगे तो उसके अलग अलग सेंस बाहर निकल करके आते हैं। तो चलिए हम लोग इस पोएम को आज समझते हैं और आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं आपको ए बी वाला फॉर्म बता दूं तो आप देखना इसको ले लेना ए। आइज़ है, स्टेट बी है और क्राइज, तो अब देखो आइज और क्राइज ए आ गया। फिर फेट को देखो, स्टेट फेट बी, मतलब ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आता है। तो ए बी आपको मिल गया। मतलब आप खुद से भी राइमिंग स्कीम निकाल सकते हो। अगर आपको पोएम की थोड़ी मोड़ी अगर अच्छी समझ विकसित हो जाए तो आप इजली निकाल सकते हो। देखो पोजेस्ड ए आ गया, स्कोप बी आ गया, लिस्ट पोजेज और लिस्ट। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, आप यहाँ पे ए बी मैंने बता दिया, ए बी आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। आप यहाँ पे आप देखोगे ए बी मैंने बताया था। फिर मैंने अगर आप पीछे जाओगे तो सी डी था, तो प्रोजेक्ट को मैंने सी लिया क्योंकि यहाँ में से चारों में से किसी से भी मैं नहीं मिल रहा है, तो सी हो गया। स्कोप को हम क्या कर देते हैं, डी कर देते हैं। लिस्ट को हम क्या करते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे, सी करेंगे और डिस्पाइजिंग को करेंगे डी। तो ए बी सी डी। अब स्टेट को हम क्या करेंगे, ई करेंगे। अराइजिंग को क्या करेंगे, एफ करेंगे। फिर थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे तो हमको और क्लियर हो। गेट को क्या करेंगे, स्टेट और गेट। देखिए लास्ट वर्ड प्रोनाउंसिएशन कैसे हमारा एक जैसा लगता है, स्टेट गेट। आप टी भी देखते हो, टी भी देख सकते हो। तो थोड़ा इसको हम फिर कर देते हैं। मैंने वहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे लिया था ई एफ, तो हम इसको भी ले लेते हैं ई और एफ। क्लियर? और आगे फिर हम लोग पोएम के आगे जाएंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह हम लोग इस पोएम को राइमिंग स्कीम को निकालते हैं। मतलब 9-10 के क्लास में भी बच्चों को राइमिंग स्कीम निकालना सिखाया जाता है, खास करके CBSE वाले स्कूल में, कि विच राइमिंग स्कीम यूज इन दिस पोएम। क्लियर? तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पोएम को अब समझते हैं। 14 लाइन की ये पोएम है, छोटी सी पोएम है लेकिन मीनिंग बहुत बड़ी होती है। कर सकते हैं। अब थोड़ा पहला लाइन पढ़ते हैं। वेन इन अ डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आई ऑल एलोन वी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। पहली पंक्ति में पोएट निराश महसूस करते हैं कि उनके पास संपत्ति नहीं है और लोगों की नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। वेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आई ऑल एलोन वी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। आप देखोगे कि डिस्ग्रेस का मतलब यहाँ पे, अगर आपको डिस्ग्रेस मतलब होता है अपमानित महसूस करना, और दूसरा हम कह सकते हैं निराशा भी होती है ना। अब मतलब ये निराशा महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं। क्लियर? क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास क्या है, इनके पास संपत्ति नहीं है और लोगों की नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। तो पोएट को क्या लग रहा है कि पहली पंक्ति को आपको समझना है कि वह डिस्ग्रेस, अपमानित महसूस कर रहे हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके पास संपत्ति नहीं है और लोगों की नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। आई ऑल अलोन वीव माई आउटकास्ट स्टेट। आउटकास्ट का मतलब यहाँ पे आप अगर समझना चाहोगे तो आउटकास्ट मतलब होता है बिरादरी से निकाल देना। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि अरे जात बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है। तो आई ऑल अलोन वी वीप, और वी वीप मतलब कर सकते हो आंसुओं के साथ रोना। मतलब कि राइटर यहाँ पे क्या कर रहा है, आंसुओं के साथ रो रहा है। आई ऑल अलोन वी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उस अकेले में वह आंसुओं के साथ रो रहा है और उसे लगता है कि बिरादरी से उसे निकाल देना चाहिए, उसे बाहर कर देना चाहिए। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड क्रश माई फेट। और यहाँ पे वो एक बात और बोल रहे हैं, बहुत ही ट्रबल वो महसूस कर रहे हैं, ट्रबल में है ना। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है और अपने आप को देखते हैं और कोसते हैं खुद को कि भगवान भी क्या हो गए हैं, कि भगवान भी बहरा हो गए हैं, जिसे मेरा क्या है कि मेरा रोना उनको यूजलेस लगता है ना, यूजलेस लगता है और भगवान जी भी अब उनको इग्नोर करने लगे हैं।
and look upon my and trouble deep heaven with my bootless cries and look upon myself and crush my fate। सॉरी, मैं अगली लाइन में चला गया था। and trouble deep heaven with my bootless cries and look upon myself and crush my fate। कह सकते हैं यहाँ पे कि वहाँ तो रो रहे हैं, अलग हो गए, लग रहा है इनको जाति बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है, और भगवान भी को एक थोड़ा कोस रहे, बोलते हैं कि मेरा जो ट्रबल में मैं हूँ, तो भगवान जी भी क्या हो गए हैं, डीप हो गए, बहरा हो गए। और बूटलेस क्राइज मतलब होता है, बूटलेस कह सकते हैं यूजलेस, है ना, यूजलेस क्राई मतलब भगवान जी को भी मेरा रोना उनको क्या यूजलेस लगता है, भगवान जी भी अब इग्नोर कर रहे हैं इनको। विशिंग मी लाइक टू, ये हमारी 4 लाइन कंप्लीट हो गई है, क्लियर। ए बी और ए बी हमने कंप्लीट कर दिया। विशिंग मी, अब दूसरे स्टेंजा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो क्या करें, विश करें, दुआ कर रहे हैं भगवान जी से। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रीच इन होप, है ना, यहाँ पे बात कर रहे हैं और अपने लिए दुआ कर रहे हैं कि अमीर, मतलब कि विश करते हैं कि मैं भी एक अमीर आदमी के जैसे होता और मुझे भी क्या होता, कहने के जैसा कि अमीर आदमी के जैसा वो बनना चाहते हैं। और बोलते हैं यहाँ पे फीचर लाइक हिम विद द फ्रेंड पोजेस्ड, और कहते हैं कि उनके जैसे भी अमीर घराने के दोस्त उनके पास होते, अमीरों के जैसे उनके पास सूट पैंट कपड़े गाड़ियाँ होती। मतलब भगवान जी से देखिए, हम आप भी क्या करते हैं, हमेशा प्रे करते रहते हैं कि खूब सारा धन दौलत हो, अमीरों के जैसा हमारा रहन सहन हो। तो इसमें भी वो खुद को गॉड से प्रे करें। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर लाइक हिम विद द फ्रेंड्स पोजेज, मतलब अमीरों के जैसे मेरे कपड़े हों, रहन सहन उनके जैसे कार हों, उनके जैसे मैं भी लाइफ स्टाइल जी सकूं। और डिजायरिंग दिस मैन आर्ट्स एंड दैट्स मैन स्कोप, कह सकते अगर ऐसा होता, और मतलब उनकी ऐसी भी इच्छा है कि अमीर के पास जैसे होते हैं और उनके पास भी कुछ स्किल होते हैं, जिस तरह से उनके पास कुछ स्किल होते हैं, मेरे पास भी अगर उस तरह की स्किल होते तो मैं भी शायद क्या होता, अमीर आदमी होता। मतलब इच्छा जता रहे हैं अपना, एक इंसान का जो स्कोप होता है, जो आर्ट्स होता है, यहाँ पे वो बताने का प्रयास करें। विथ व्हाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लिस्ट, और यहाँ पे कहते हैं अगर ऐसा होता तो सारी चीज़ें होती, वो सारी चीज़ें मुझे आकर्षित करती और मैं अपमानित नहीं होता। मुझे मतलब कि अगर वो सब सारी चीज़ें होती तो मैं क्या करता, एंजॉय करता, और मैं अपमानित महसूस नहीं करता। चलिए अब नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं और समझते कि यहाँ पे क्या करें। विथ व्हाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लिस्ट, यहाँ पे कह रहा जब भी मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुद से नफरत मैं करता हूँ, और अपनी स्थिति के बारे में सोचकर बेइज्जत के जैसा मैं घृणा और नफरत करने लगता हूँ। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एट इन दिस थॉट माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट like to the lark at break of day arising from sullen earth shine hams at heaven's gate, for this sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings। अब यहाँ पे देखिएगा कि राइटर फिर से यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अपने बिलबर्ड को थोड़ा याद करते हैं। बिलबर्ड को यहाँ पे उन्होंने नाम तो नहीं बताया है, लेकिन आप पोएम को जब पढ़ोगे, सोनेट्स को पढ़ोगे, तो यहाँ पे बताते हैं जैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मेरी स्थिति जो बेकार जो थॉट मेरे में आते हैं वो सारे चली जाती। मतलब मैं पोएम में भी देखना वो भगवान को बहरा बोल रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरे पास ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो मैं ये करता, मुझे उनके जैसे अमीरों के जैसे लाइफ स्टाइल होती। लेकिन यहाँ पे बोलते हैप्पीली आई थिंक ऑन दे एंड देन माई स्टेट लाइक टू द लार्क एट द डे अराइजिंग, और यहाँ पे तुरंत वो चेंज कर देते हैं कि मैं जैसे तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मतलब अपनी बिलबर्ड के बारे में जैसे राइटर सोचते हैं, उनके जितने भी बेकार के थॉट्स ये सब आते रहते हैं, जो हम मोह माया की जाल में रहते हैं, वो सारी चली जाती है। आई लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, और लार्क जो हम बात करें एक पक्षी है ना, इस लार्क पक्षी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, और जिसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लार्क एक बर्ड्स है, क्लियर, उसके बारे में बात की गई है। अ ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हैम्स एंड हेवन गेट्स, इसको कहा गया है कि तुम्हारी जब भी याद आती है, तुम्हारे बारे में जब भी सोचता हूँ, तो मेरी स्थिति उस लाख पक्षी के जैसे हो जाती है जो सुबह होते ही अर्थ से निकलकर हेवन के गेट के पास चली जाती है
और वहाँ जाकर भजन गाती है और सारे दुख खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखिएगा कि अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को वो बर्ड से कंपेयर कर रहे हैं और कहते हैं कि जब भी अगर मैं इस तरह के बहुत सारे ख्याल आते हैं और जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, है ना, मैं खुश हो जाता हूँ। और जितने भी ये सब जो मेरे मन में चलते रहते हैं कि मुझे ये मिल जाता तो ये होता, मैं ये लाइफ में ये कर लेता, वो सारी खत्म हो जाती है। और लक बर्ड जो है, जो पक्षी है, सुबह होते ही क्या करती है, अर्थ से निकल करके वो हेवन की गेट में चली जाती है और वहाँ पे भजन गाती है और उससे सारे दुख खत्म हो जाता। फ्रॉम फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, और तुम्हारे स्वीट लव आती है याद तो मेरे पास एक वेल्थ आ जाती है, जो सांसारिक जो वेल्थ होता है वो उसके सामने फीकी पड़ जाती है। कहने का सेंस है कि मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अपने बिलवड को जैसे याद करते हैं तो संसार का जो वर्ल्ड है, जो ये दुनिया है, जिसमें जितने सारे वेल्थ है जो हमें आकर्षित करते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उनके सामने तुम्हारी याद जैसे ही आती है, ये सारे वेल्थ जो है सो कम पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। मतलब तुम्हारे जो स्वीट लव था, जो मेरे लिए था, वही वेल्थ, मतलब उससे वेल्थ से कंपेयर करते हैं। दैट दिन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद द किंग, और तुम्हारी वेल्थ मेरे पास हमेशा के लिए आ जाए तो राजा का सिंहासन भी आ जाए तो उससे भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। कहने का सेंस है कि इस 2 लाइन में, 2 कपलेट में, मतलब जो लास्ट के 2 कपलेट हैं, इसमें वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा प्यार और तुम्हारा जो मेरे प्रति जो प्रेम है, अगर वो आ जाए तो मेरे लिए अगर राज सिंहासन भी दिया जाए तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। चेंज माई स्टेट विद द किंग्स, आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद द किंग, फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं। तो आप देखना कि पोयम में 2-3-4 बातें बताई गई हैं कि कैसे राइटर अपने आप को बिलवड से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 लाइन्स हैं, पहले लाइन में तो वो बहुत ज़्यादा संकुचित महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा वो फील ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, उनके वो पूरेस्ट फीलिंग करते हैं जैसे उनके पास कुछ है ही नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में 4 लाइन में वो अपने लिए विश करते हैं। तीसरे पैराग्राफ में वो बर्ड से कंपेयर करते हैं, जैसे सुबह सुबह उठता है और उसका काम है कि हेवन में चले जाना और भजन गाना और सारे। और चौथे जो कपलेट 2 लाइन के हैं उसमें बोलता है कि तुम्हारी स्वीट लव आती है, याद आती है तो मेरे पास एक वेल्थ आ जाती है, जो इस दुनिया में जितने भी वेल्थ है उसके सामने फीका पड़ जाता है। इस 2 लाइन का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। और देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, और अगर तुम्हारी यादें जो हैं वो अगर इसी तरह मेरे पास हमेशा आती रहे, हमेशा के लिए आ जाए, अगर तुम्हारा ये जो याद मैं तुम्हें करता हूँ हमेशा अगर मेरे पास आ जाए तो राजा का सिंहासन भी अगर हमें दिया जाए तो मैं उसको भी स्वीकार नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले स्वीकार क्या करूँगा, तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करूँगा। चलिए, हमने इस पोएम को समझने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ विकसित हुई होगी, और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आपको फेस आता है कि नहीं तो मैं इसको फिर से एक बार डिस्क्राइब करने का, और इसका मैं एक समरी भी, शॉर्ट समरी भी आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में और एक प्रॉपर नोट्स के साथ, इससे बनने वाले प्रश्न के साथ मैं आपको शेयर करूंगा। तो वरी नहीं लेना, इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको लगे रहना है, और आने वाले समय में मैं और कुछ वीडियोज़ को लेकर के आपको आने वाला हूँ, और वो आप धैर्य बना के रखोगे। जुलाई तक में मेरा टारगेट है कि आपको सारे टॉपिक्स के लेक्चर, शॉर्ट नोट, सेक्शनल टेस्ट सारा मैं प्रोवाइड करवा दूं। और आप अगर देख ही रहे हो, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो, तभी मैं थोड़ा इसमें क्वेश्चन तो रेगुलर बेसिस पे नहीं दे पा रहा हूँ, बट उम्मीद है कि मैं रेगुलर इस पे क्वेश्चन फिर लेकर आऊँगा। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है। आप कंप्लीट क्रैश कोर्स पीजीटी इंग्लिश का लेना चाहते हो, क्योंकि उसका भी टेंटेटिव डेट आ गया है, तो उसके लिए भी वीडियोज़ आ रहे हैं, आप इसको भी ले सकते हो। आप अगर हमारे साथ इसमें जुड़े हो 749 में, तो आप CGL के इस कोर्स में आपको देखिए वीडियो लेक्चर तो आ ही रहे हैं, अभी 14 to 15 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आपको PDF नोट्स मिल ही रहे हैं। टॉपिक एज सेक्शनल टेस्ट ग्रामर के अपलोड हो रहे हैं, जिसको आप बनाओगे तो आपके ग्रामर से तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक CGL के अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल नहीं पा रहे, लेकिन हम प्रयास जैसे ही आता है हम आपके साथ शेयर करेंगे। फुल लेट टेस्ट जो है सो 3 अपलोड हो गए हैं। मॉक टेस्ट आप जरूर दें, अपकमिंग संडे भी एक टेस्ट आने वाला है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आपको ऐड किया जाता है, जहाँ पे हम लोग जो भी आप
के लिए बन पाता है। हम क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपसे शेयर करते हैं। और हमारे पास जो एक्सपर्ट टीचर हैं जो बेसिकली इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रीवियस टाइम में इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्रैक किया है, वो इन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी हेल्प के लिए लगे हुए हैं। और आगे आप अगर झारखंड समान ज्ञान, क्योंकि एक समान ज्ञान में भी अच्छी समझ होनी चाहिए, तो आप इस पेपर को भी ले सकते हैं। तो इस तरह आज मैंने शेक्सपियर के एक सोनेट को कंप्लीट किया और जल्द ही मैं आगे आपके शॉर्ट स्टोरी, एस्से या नॉवेल, कोई भी सेक्शन का मैं एक टॉपिक हर दिन लेकर के आऊँगा और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप स्टे ट्यून रहें और स्टडी फॉर गोल्स को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम लोग 30K हो चुके हैं। आपके सहयोग से अपने दोस्तों से भी शेयर करना है और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं सागर आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।